नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्र और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी गार्गी शुक्ला। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बिहार में महागठबंधन के सीट बंटवारे की लड़ाई कुर्ता फाड़ तक पहुंची। सीटों पर फंसे पेंच पर आरजेडी ने कांग्रेस को ही दी नसीहत। जदयू ने कहा पूरी तरह से निश्चय विहीन और नेता विहीन है विपक्ष। भाजपा ने टीएमसी पर चुनावी लूट का लगाया बड़ा आरोप। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की डायमंड हार्बर सीट से रिकॉर्ड जीत को बताया संगठित चुनावी लूट का नतीजा। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने हासिल की बड़ी उपलब्धि। इसरो ने किया सूरज से निकलने वाले कोरोनल मास इजेक्शन के चांद पर पड़ने वाले प्रभावों का पहली बार अवलोकन। अयोध्या में दीपोत्सव का उल्लास चरम पर। 28 लाख दियों के साथ नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में रामनगरी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे अयोध्या धाम। मौसम विभाग की दक्षिण भारत में मूसलाधार और भारी बारिश की चेतावनी। केरल, माहे और लक्षद्वीप में अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। लोगों को सतर्क रहने की दी गई है सलाह। चलिए इस विशेष बुलेटिन को आगे बढ़ाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए नामांकन का कल अंतिम दिन है। महागठबंधन में खींचतान थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजद ने कांग्रेस की 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। वारिसलीगंज, सिकंदरा और कुटुंबा सीट पर आरजेडी ने अपने प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया है, जबकि कांग्रेस अपने उम्मीदवार पहले ही उतार चुकी है। कुटुंबा सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जबकि राजद ने पूर्व मंत्री सुरेश पासवान को अपना सिंबल दे दिया है। इसी तरह से बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख ने ऐलान कर दिया कि वे बिहार के 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। झामुमो जिन 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी उसमें चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, पीरपैंती और जमुई शामिल हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है। आपको बताएं कि एनडीए में बीजेपी, जदयू, लोजपा, रामविलास, हम और रालोमो हैं, जबकि महागठबंधन में राजद, कांग्रेस, वामदल और वीआईपी शामिल हैं। तो एक और एनडीए में सीट बंटवारा का जो मसला था उसको समय रहते सुलझा लिया गया, तो उम्मीदवारी का भी ऐलान कर दिया गया। लेकिन महागठबंधन की बात करें तो अब तक सीट बंटवारों को लेकर के कुछ भी फाइनल नहीं हो पाया है। कल दूसरे चरण के नामांकन का अंतिम दिन है और दूसरे चरण में भी महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं होने की वजह से कई सीटों पर घटक दलों द्वारा अपने अपने उम्मीदवार उतारे जाने की संभावना है। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा का महागठबंधन से अलग होने पर उसे एक झटका माना जा रहा है और एनडीए भी अब महागठबंधन को निशाने पर ले रहा है। तो दो तरफा तीन तरफा सब हो रहा था, लेकिन जब हमें रेस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं मिलने लगा, हमें जितनी सीटें चाहिए उतनी सीटें देने से इनकार किया जाने लगा, तो एक राजनीतिक दल के पास विकल्प क्या बचता है। हमें अपनी पहचान भी बचानी है, हमें अपना जनाधार भी बढ़ाना है, हमें एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पहचान बनाने की भी एक मंसूबा है। तो फिर दूसरा विकल्प बचता नहीं है। हम चुनाव लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। यह फैसला हो चुका है, 6 सीटों की घोषणा हो चुकी है। जरूरत पड़ी तो हो सकता है और कुछ सीटों पर हम उम्मीदवार उतारेंगे। और मतदाता देख रही है कि जो गठबंधन सीट का बंटवारा सही तरीके से नहीं कर सकती है, चुनाव लड़ने के वक्त ही महागठबंधन आपस में लड़ाई कर रही है,
वो सरकार क्या चलाएगी। महागठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, वीआईपी, राष्ट्रीय जनता दल, कम्युनिस्ट, ये सभी जो है एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार दे रहे हैं और इनसे यही पता लगता है कि इन लोगों का किस तरह का गठबंधन है। Bihar is ready for change. Bihar is actually looking for change, waiting for this opportunity. So I think all of us are ready in the India coalition. And as far as my party is concerned, our party, we had 19 seats last time. This time we are hoping, in fact all our friends and Bihar watchers, they are hoping that CPI-ML should get to contest from at least 25 seats or so. But since it is a bigger coalition, we have to settle for 20. There will be no friendly fight, what is called commonly. So there should be absolute unity. On our part, we have maintained that. And I hope that between the Congress and RJD or any other party which may currently be locked in a friendly fight kind of situation, by the time the withdrawals are done, the 20th, I hope complete unity will prevail. बिहार चुनाव में महागठबंधन में कई दिनों में सीट बंटवारे को लेकर के खींचतान जारी है। सीटों के बंटवारे के बगैर ही महागठबंधन के घटक दल अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि कई सीटों पर महागठबंधन के सहयोगी दलों के प्रत्याशी ही अब आमने सामने हैं। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने महागठबंधन में खींचतान को लेकर अपने ही सहयोगी दल कांग्रेस को ही नसीहत दे दी। उन्होंने कहा कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की प्रमुखता को महागठबंधन के घटक दलों को समझना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी सहयोगी दल इस परिस्थिति को मिल बैठ करके सुलझा लेंगे। गठबंधन के राजनीति के इस दौर में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन सभी सहयोगी दलों को ये बात समझनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल तो सिर्फ बिहार में चुनाव लड़ती है, झारखंड में कुछ सीटों पर लड़ती है। हम तो कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश में सीट मांगने नहीं जाते हैं कांग्रेस से। तो इस बात को, जमीनी हकीकत को समझना चाहिए और हमें लगता है अभी भी समय है। महागठबंधन के दल के सभी शीर्ष नेतृत्व बैठकर पूरे मामले को सुलझा लेंगे और कोई न कोई रास्ता निकलेगा। कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट की जो नौबत आई है, हमें पूरा भरोसा, उम्मीद है कि वो भी ठीक हो जाएगा। अब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ चुका है। इसी कड़ी में जेडीयू नेता राजीव रंजन सिंह ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में महागठबंधन टूट की कगार पर पहुंच चुका है। जेडीयू नेता ने कहा कि बिहार में जेएमएम के साथ भी सौतेला व्यवहार हुआ। बिहार में गठबंधन टूट गया और अब इसकी आधिकारिक घोषणा होनी चाहिए। तेजस्वी यादव की दूरदर्शिता की वजह से केवल बिहार में गठबंधन एक बड़ी टूट के कगार पर नहीं पहुंचा है। झारखंड में आरजेडी की कोई औकात नहीं थी, लेकिन जेएमएम ने आरजेडी को सम्मानजनक हिस्सेदारी दी थी। जिस तरीके का मोलतोल करते रहे थे तेजस्वी यादव, वहां राहुल गांधी ने मिलने से भी मना कर दिया था। और उसके बाद बिहार में जिस कदर अपमानजनक व्यवहार हुआ है जेएमएम के साथ, जेएमएम को झारखंड के रिश्ते पर भी विचार करना चाहिए। झारखंड में आरजेडी को बाहर करना चाहिए। जहां तक बिहार का सवाल है, तो ये गठबंधन टूट गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने विपक्षी महागठबंधन पर तीखा हमला करते हुए उनकी एकजुटता और नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग इकट्ठा चुनाव नहीं लड़ सकते, वो बिहार को क्या दिशा देंगे। चुग ने आगे कहा कि जिन दलों के बीच आपसी सहमति तक नहीं बन पा रही, वे बिहार जैसे संवेदनशील और विकास की राह देख रहे राज्य को स्थिर नेतृत्व कैसे दे पाएंगे। वो लोग इकट्ठे चल नहीं सकते, इकट्ठे सोच नहीं सकते, इकट्ठे चुनाव नहीं लड़ सकते, वो बिहार को क्या दिशा देंगे। जो दल आपसी सहमति तक नहीं बना पा रहे, ये बिहार जैसे बड़े राज्य के लिए स्थिर नेतृत्व और विकास की दिशा कैसे तय करेंगे। जनता की समस्याओं पर बात करने की बजाय, समस्याओं का हल सामने रखने की बजाय, ये पार्टियां टिकट और कुर्सी की खींचातान में उलझी हुई हैं।
बिहार को आगे बढ़ाने का विजन इनके पास नहीं है। सत्ता की भूख और जंगल राज की विरासत, लूट खसूट की विरासत से अब जनता बिहार की इन्हें अपनाने वाली नहीं है। बुलेटिन में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं श्रीधाम अयोध्या, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव के अवसर पर जनता को संबोधित कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प के अनुरूप हम लोगों ने तय किया है, ये अयोध्या अब दुनिया की वैश्विक आध्यात्मिक राजधानी के रूप में अपने आप को स्थापित करेगी। ये अयोध्या भारत की आस्था की राजधानी के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। अयोध्या में सब कुछ होगा जिसको हम लोगों ने अलग अलग थीम के साथ यहां विकसित करने का निर्णय लिया है। सुगम्य अयोध्या भी है तो सुरम्य अयोध्या भी, सक्षम अयोध्या भी तो स्वच्छ और आयुष्मान अयोध्या भी, सांस्कृतिक और आधुनिक अयोध्या भी है तो भावनात्मक अयोध्या भी आज हर भारतीय आस्था को यहां पर देखने को मिल रहा है। आज दुनिया यहां पर दर्शन करने के लिए आ रही है। आप अयोध्या में श्रद्धालुओं से पूछे तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कोहिमा से लेके कच्छ तक, भारत के हर राज्य का श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ आता है। दुनिया के अंदर जहां कहीं सनातन धर्मावलंबी रहता है वह भी बड़ी आस्था के साथ यहां आता है और दुनिया के इस वैश्विक आध्यात्मिक राजधानी का दर्शन करके अपने आप को गौरव की अनुभूति करता है। बहनों और भाइयों, राम राज्य की अवधारणा थी, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कहो अबुद न लक्षण हीना। आपने देखा होगा आज नए भारत में सब हम सबको देखने को मिल रहा है। जब एक गरीब के घर में शौचालय बनता है, एक गरीब को उसके सिर को ढकने के लिए छत मिलता है, एक माता को जब उसके घर में रसोई जलाने के लिए उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिलता है, एक गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का निःशुल्क बीमा का कवर प्राप्त होता है, जब 80 करोड़ लोगों को कोरोना कालखंड से लेकर के लगातार 80 कोटि लोगों को निःशुल्क राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त होता है, जब नौजवानों के लिए रोजगार की सुविधा उपलब्ध होती है, अन्नदाता किसानों के लिए तमाम प्रकार की सुविधाएं, उसके खेत में सिंचाई की सुविधा हो, उसको तकनीकी जानकारी हो, अच्छी क्वालिटी के बीज हो या उसको बीज के बाद फसल को बाजार तक पहुंचाने की गारंटी हो, जब ये प्राप्त होती है, जब स्वदेशी का आह्वान करके प्रधानमंत्री मोदी जी हर भारतवासी को अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों के सम्मान करने का आह्वान करते हैं, तो भारत की हर प्रतिभा अपने अपने क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की संकल्पना के साथ जुड़ता है। और आज यही कारण है कि हर क्षेत्र में राम राज्य की इस अवधारणा को कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कहो अबुद न लक्षण हीना, यह हम सबको नए भारत में और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलता है, जहां पर दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा, यह आज हम सबको देखने को मिल रहा है। बहनों और भाइयों, आज वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में भगवान राम के राम राज्य में तीनों प्रकार के दुखों के लिए कोई स्थान नहीं। वो तीनों प्रकार का दुख उसके पास दैवीय आपदा से निपटने के लिए भी प्रभु की कृपा है, उसके पास भौतिक तापों से निपटने के लिए भी किसी प्रकार की कोई आपराधिक घटना न हो, कोई किसी प्रकार की उग्रवादी घटना के शिकार न होने पाए, किसी प्रकार की अराजकता का शिकार न होने पाए, इसके लिए भी प्रभु की कृपा
और साथ साथ किसी प्रकार की बीमारी को भी समाधान करने के लिए नए भारत में आयुष्मान भारत की सुविधा, बीमारी के उपचार के लिए, आध्यात्मिक दुख के निदान के लिए। और उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा सुरक्षा का एक मॉडल, हर व्यक्ति उत्साह और उमंग के साथ त्योहारों के साथ जुड़ा हुआ है। क्या 2017 के पहले इस प्रकार का उत्साह और उमंग होता था क्या? पर्व और त्योहार आते थे, लोगों के मन में एक आशंका आती थी, वह आशंका होती थी पता नहीं कहां दंगे हो जाएं, कहां पर हमारे दुर्गा मूर्ति के पंडालों में, लक्ष्मी मूर्ति के पंडालों में आगजनी की घटना हो जाए, कहां रामलीला में उपद्रव कर दिया जाए, कहां पर गुंडों की फौज आकर के पूरे वातावरण को प्रदूषित कर ले। ये लगातार इस प्रकार के वातावरण को खराब करने का कुत्सित चेष्टा होती थी, लगातार इस प्रकार का दुष्प्रचार होता था। लेकिन बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा 2017 के बाद हम लोगों ने प्रभु श्री राम को अपना आदर्श माना, हम लोगों ने उनके इस आदर्श को अपने जीवन का मंत्र माना, जिन्होंने दंडकारण्य में प्रवेश करते ही ऋषि मुनियों के उस समय के जो स्थितियां थी, जो राक्षस आतंक पैदा किए हुए थे, जिन्होंने अराजकता पैदा की हुई थी, जिन्होंने पूरे दंडकारण्य के आश्रमों में, जहां भारत के शोध का, भारत के विज्ञान और ज्ञान और विज्ञान और अध्यात्म का एक बेहतरीन केंद्र था, जिन राक्षसों ने उस पूरे क्षेत्र को एक वीरान क्षेत्र और शमशान बनाने का काम किया था, उन सब के लिए भगवान राम का जो संकल्प था, वह संकल्प आज भी हम सबके जीवन का मंत्र है। भगवान राम ने उस समय राक्षस विहीन करने का, आतंक विहीन करने का जो संकल्प उस समय दंडकारण्य के लिए और पूरे आर्यावर्त के लिए किया था, वही आज हम सबके जीवन का ध्येय वाक्य बन गया है, हमारे जीवन का मंत्र बन गया है। आप देख रहे थे लखनऊ से, माफ कीजिएगा, श्रीधाम अयोध्या से सीधा प्रसारण, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव के अवसर पर जनता को संबोधित करते हैं। अब इस सांकेतिक भाषा के इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कुछ और खबरें। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में सारण जिले की मढ़ौरा विधानसभा सीट से एनडीए को मतदान से पहले ही एक बड़ा झटका लगा है। एनडीए समर्थित लोजपा रामविलास के उम्मीदवार और भोजपुरी अभिनेत्री सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया है। कागजात में कमियां और तकनीकी त्रुटियां मिलने की वजह से नामांकन पत्र को रद्द किया गया। इस घटनाक्रम से मढ़ौरा सीट पर चुनावी समीकरणों में बदलाव की संभावना बढ़ गई है। लोजपा रामविलास पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान के अनुसार कुछ चूक हुई थी, जिसे जल्दी ही सुधार लिया जाएगा। चुनाव आयोग में हम लोगों ने उसका रिप्रेजेंटेशन दिया है। मुझे लगता है एक हल्की सी चूक की वजह से संभवतः ये विषय इस तरीके से उठ के आया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले एक आध दिनों में इसको भी सुलझा लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर सीट से तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी की रिकॉर्ड जीत पर अब सियासी बवाल मच गया है। भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने इस जीत को चुनावी लूट का नतीजा बताया। मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि पूर्व पीठासीन अधिकारी स्वपन मंडल के खुलासे से ये साफ है कि चुनाव के दौरान सुनियोजित तरीके से विपक्षी मतदाताओं को मतदान से रोका गया। ईवीएम मशीनों में विपक्षी उम्मीदवारों के बटन पर काले टेप लगाए गए और मृत या फिर अनुपस्थित मतदाताओं के नाम पर फर्जी वोट डाले गए। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सब कुछ पारदर्शी है तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर प्रक्रिया का विरोध क्यों कर रही हैं। अमित मालवीय का दावा है कि टीएमसी की बढ़त फर्जी वोटों के सहारे बनाई गई और पारदर्शी जांच होने पर यह खुलासा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की बहाली के लिए इस लूट मॉडल को खत्म करना जरूरी है। दिवाली से पहले हुए जीएसटी सुधारों का असर अब इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर दिखने लगा है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर जीएसटी घटने के बाद दिल्ली के लाला लाजपत राय मार्केट में जमकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खरीदारी हो रही है। दूरदर्शन संवाददाता मोहित शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए।
दिवाली से पहले जीएसटी सुधारों का असर अब जमीन पर दिखने लगा है और मेरी मौजूदगी इस समय लाला लाजपत राय मार्केट में है, जो कि लाल किले के ठीक सामने इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बड़ी मार्केट है। और आप देखिए यहाँ पर जमकर खरीदारी हो रही है। बसलत मैं अपने कैमरा सहयोगी पीयूष से कहूंगा कि एक बार वो आपको तस्वीरें दिखाएं और तस्वीरों में आप देखिए लोग यहाँ पर खरीदारी के लिए जमकर उमड़ रहे हैं। एलसीडी टीवी की जमकर खरीदारी हो रही है, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स के दूसरे आइटम की भी यहाँ पर जम के बिकवाली हो रही है। और आप देखिए मेरी मौजूदगी जिस समय जिस दुकान पर है वहां पर भी इस समय जीएसटी सुधारों का असर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ मलकान हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। मुझे एक बात बताइए, जीएसटी की जो स्लैब है उसमें कमी आई है, 28% से अब 18% पर आ गया है। मसलन हम कहें कि 50,000 वाली टीवी लगभग 40, 42, 45 तक की मिल रही है। क्या ग्राहक बड़े हैं? खरीदारी कैसी हो रही है? बढ़िया चल रही है सर। बढ़िया चल रही है। हाँ जी। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लोग दिवाली के आसपास यहाँ पर खरीदारी कैसी हो रही है? आम दिनों से बेहतर है, कम है, ज्यादा है, कैसी है? जैसी पहले चल रही थी उससे 1-2% ऊपर मान लो आप। 1-2% ऊपर मान लो। जीएसटी के जो रेट है उसमें कटौती हुई है, क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए, क्या मैसेज है? बढ़िया चल रहा है, ये अच्छी चीज है। अच्छी चीज है। हाँ, और ऐसी मैनेज करते रहे, अच्छा चलता रहेगा। धंधा अच्छा चलता रहे, सारा कुछ ही सही चलेगा। बिजनेस सही चलता तो अपना गवर्नमेंट भी सही चलती है। तो साफ तौर पर आप देखिए कि दिल्ली की सबसे पुरानी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जहां पर टीवी की खरीदारी, बिकवाली सब कुछ बड़े लेवल पर होती है, इस मार्केट में दिवाली से पहले जबरदस्त सेल हो रही है। और यही वजह है कि जीएसटी सुधारों का असर जिस तरीके से धरातल पर दिख रहा है वो अब ये बानगी बयां कर रहा है कि जिस तरीके से जीएसटी सुधार हुए हैं वो कहीं ना कहीं एक क्रांतिकारी कदम है। लाला लाजपत राय मार्केट से कैमरा पर्सन पीयूष के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। मौसम विभाग ने केरल, माहे और लक्षद्वीप में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। केरल, कर्नाटक के तट और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में, जिसमें लक्षद्वीप और कोमोरिन क्षेत्र शामिल है, वहां पर 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। केरल में शनिवार देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने इडुक्की जिले को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। केरल के 6 जिलों में ऑरेंज और 8 जिलों में येलो अलर्ट है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए 3 मैचों के वनडे सीरीज के पहले मैच में भारत को हार झेलनी पड़ी है। भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से हरा दिया है। भारत द्वारा मिले 131 रनों के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 21.1 ओवर में ही हासिल कर लिया। मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वर्षा बाधित मैच में भारत ने 26 ओवर्स में 9 विकेट पर 136 रन बनाए। बारिश के कारण 4 बार मैच को रोकना पड़ा, जिसके कारण ओवरों में कटौती की गई और मुकाबला 26 ओवर्स का कराया गया। इस प्रकार डकवर्थ लुइस नियम के तहत ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 26 ओवर्स में 131 रन का लक्ष्य मिला। भारत के लिए केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 38 रन बनाए। अक्षर पटेल ने 31 रनों की पारी खेली। टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा केवल 8 रन बना करके हेजलवुड का शिकार बने। विराट कोहली मिशेल स्टार्क की गेंद पर 0 पर आउट हो गए। कप्तान शुभमन गिल भी 10 रन बना करके पवेलियन लौटे। उधर महिला क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड की टीम आमने सामने है। ये मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जा रहा है। मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। ताज़ा जानकारी मिलने तक इंग्लैंड ने बिना किसी नुकसान के 2 विकेट के नुकसान पर 102 रन बना करके खेल रही थी। इंग्लैंड की टीम प्रतियोगिता में अब तक अविजित है। उनका एक मैच बारिश में धुल गया। वहीं भारतीय टीम ने श्रीलंका और पाकिस्तान को हराकर अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन इसके बाद टीम को दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बल देने के लिए भारत के लिए ये मुकाबला जीतना बेहद अहम है। तो इस विशेष बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी गार्गी शुक्ला को दीजिए इजाजत। नमस्कार।